बैरिस्टर की डिग्री हासिल हुई थी, उसके 100 साल की उपलब्धि में आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। 28 जून 1922 को ग्रेज इन से बाबा साहब अम्बेडकर को बैरिस्टर की डिग्री हासिल हुई थी और उसके बाद बॉम्बे में उन्होंने अपनी वकालत शुरू की थी। जून को इस साल इस घटना को 100 साल पूरे हुए और इस उपलब्धि में इस अवसर पर बामसेफ ने ये निर्णय किया कि ये जो शताब्दी वर्ष है इसको केवल अभिवादन के रूप में या स्मरण के रूप में याद करने की बजाय इसे एक अभियान या आंदोलन में हम लोग बनाएं। और इस अवसर पर साथियों हमने ऑल बार एसोसिएशन नाम का देश भर में बहुजन समाज के अधिवक्ताओं का एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का निर्णय किया और 28 जून 1922 को इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में उसके सामने जो लॉ इंस्टीट्यूट है वहां पर इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन किया और उस समय हमने ये निर्णय किया कि इस अभियान के तहत इस विषय को, इस घटना को 10,000 कार्यक्रमों में रूपांतरित करेंगे और पूरे भारतवर्ष में इसके 10,000 कार्यक्रम करेंगे। अलग अलग हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स में पहले इसके कार्यक्रम होंगे और फिर डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों के जो हमारे कोर्ट्स है वहां पर इसके कार्यक्रम होंगे और 28 जून 2023 को इसका राष्ट्रीय स्तर का समारोहीय कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की वकीलों से, अधिवक्ताओं से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। बाबा साहब अम्बेडकर खुद वकील थे, संविधान निर्माता थे और एक वकील अगर समाज की लड़ाई लड़ता है तो उस समाज को अधिकार देने का कितना बड़ा काम हो सकता है ये हमारे सामने। बाबा साहब अम्बेडकर वकीलों के बारे में ये कहते हैं कि सभ्यताओं का जो निर्माण होता है, जो सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सोसाइटी जो बनती है, इसमें अधिवक्ताओं का, वकीलों का रोल बहुत मायने रखता है क्योंकि वकीलों के बगैर कोई सभ्यता चल नहीं सकती। मॉडर्न सोसाइटी या जो भी समाज है वो चल नहीं सकता। इतनी बड़ी उम्मीद, इतनी बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर वकीलों से कहते हैं। हम ये विषय साथियों आज जो चर्चा के लिए रखा है कि जिस समाज में 10 वकील, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो, उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था वो किस आधार पर कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं तो उस कहने का कोई संदर्भ होगा, उसका कोई कंटेक्स्ट होगा। उस संदर्भ में हमें इस विषय को जानने समझने की जरूरत है। संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद में उस संविधान में इस देश के जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, इनके अधिकारों को लागू करने के लिए एक एश्योरेंस दिया गया था कि बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाया जाएगा। मगर कांग्रेस, नेहरू जिनके हाथों में देश की उस समय कमान गई थी, वो इस देश के बैकवर्ड जातियों को, पिछड़ी जाति के लोगों को कोई अधिकार देना नहीं चाहते थे। वो बैकवर्ड क्लास कमीशन को लागू करने के लिए टालों टाल कर रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था और एक दबाव बनाया था और उसी दबाव की वजह से 53 में काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया। जब ये कमीशन बना, चूंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बना था, तो देश भर में इसको सर्वे करना था। कमीशन के माध्यम से बैकवर्ड क्लासेस के डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशंस करने थे। बैकवर्ड क्लास अधिकार देने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और आपको इस लड़ाई का बहुत ज्यादा मतलब जो आपने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन की वजह से ही आज बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये जो चेतना बनी है ये पैदा हुई है। हम भी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय ये बात कही कि इन लोगों में बड़े लोग पैदा करो।
बैकवर्ड क्लासेस का अगर डेवलपमेंट करना है तो क्या करना होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इन लोगों में बड़े लोग पैदा करो। तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ये संदेश देते हैं, कमीशन के लोगों के बात वो ये कहते हैं कि इन लोगों में बड़े लोग पैदा करो। तो कमीशन के लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई कि बाबा साहब कहना क्या चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि ये जो पिछड़ा वर्ग जो है, ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ये हजारों सालों से शिक्षा से दूर है। केवल शिक्षा से दूर नहीं है, तो हजारों सालों से गुलाम रहने की वजह से ये हीन भावना के शिकार भी है। इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और हजारों सालों से शासित और गुलाम रहने की वजह से ये मानने के लिए राजी नहीं है कि ये बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये आदत, एक हीन भावना जो सालों से उनके अंदर बनी पड़ी हुई है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर है। तो पहले उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालना होगा। समाज में जो वर्ग आगे है, उस वर्ग के अंदर एक भावना होती है। साथ जो शासक वर्ग होता है, जो रूलिंग क्लास होता है, उसके अंदर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और जो गुलाम वर्ग होता है वो इन्फीरियरिटी का, हीन भावना का शिकार होता है। तो इसके अंदर, आपके अंदर जो इन्फीरियरिटी है, बाबा साहब कहते हैं समाज के अंदर जो इन्फीरियरिटी वो निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करो? इनके अंदर बड़े लोग पैदा करो। अब उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि अगर उस समाज में, उस जाति में 10 वकील, 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर्स पैदा होते हैं, तो उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये उस संदर्भ में ये कहते हैं कि ये समाज जो है ये हीन भावना का शिकार है। आज हमारी गरीबी जो है साथियों, ये गरीबी पैसों की गरीबी नहीं रही। आज जो समाज के अंदर जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, ये विचार की दरिद्रता है, दिल और दिमाग की गरीबी है। और ये दिल और दिमाग की गरीबी को दूर किए बगैर, विचार की दरिद्रता को कम किए बगैर, उसको हटाए बगैर, इस समाज के अंदर आप जो आंदोलन निर्माण करना चाहते हो, निर्माण नहीं होगा। क्या आज हमारे समाज के अंदर डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स नहीं है? तो ये सब्जेक्ट लगाने के पीछे की जरूरत क्या है? साथियों, हम अपने समाज का आंदोलन चलाना चाहते हैं। इस देश में बहुजन समाज अपने आजादी का आंदोलन चलाना चाहता है, और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, हमारे महापुरुषों के विचारों के आधार पर हम इस देश के अंदर एक क्रांति करना चाहते हैं। मगर साथियों, हम जिस समाज में काम कर रहे हैं, उस समाज का भी एक चरित्र है। जिस आंदोलन का नेतृत्व ड्रॉप आउट लोग करते हैं, वो आंदोलन समाज में लोकप्रिय नहीं होता। वो आंदोलन जिस गति को पकड़ना चाहता है, जिस रफ्तार को चलाना चाहता है, उस रफ्तार को पकड़ नहीं सकता। आज हम अपने समाज के अंदर जो आंदोलन चलाए जा रहे, जो संगठन बनाए जा रहे, उसकी तरफ अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको यह अनुभव आएगा कि हमारे समाज के संगठन ज्यादातर ड्रॉप आउट लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब जिस आंदोलन का नेतृत्व ड्रॉप आउट लोग करते हो, वो आंदोलन समाज को नेतृत्व नहीं कर सकता, या उस मंजिले मकसूद तक जिसकी उम्मीद हम अपने आंदोलन से करना चाहते या नेतृत्व से करना चाहते, वहां वो लेकर नहीं जा सकते। एक समय था जब भारत आजाद हुआ, पार्टीशन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो लॉ मिनिस्टर थे वो शेड्यूल कास्ट के थे। जब मुल्क आजाद हुआ, बंटवारा हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के जो लॉ मिनिस्टर थे ये शेड्यूल कास्ट के थे। दोनों बैरिस्टर थे, दोनों शेड्यूल कास्ट के थे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे ये भी शेड्यूल कास्ट के थे। मतलब जब देश आजाद हुआ तब हमारे पास इतने बेहतरीन वकील थे, इतनी लीडरशिप हमारे पास में थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लॉ मिनिस्टर हमारे लोग थे। और आज हम देख रहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद में हमारी स्थिति क्या। जिस आंदोलन को हम लोग चलाना चाहते, वर्तमान में हम जिसको देख रहे साथी, वो उसका नेतृत्व ड्रॉप आउट लोग कर।
अगर ड्रॉप आउट लोग आंदोलन को चलाएंगे तो वो आंदोलन को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। साथियों, उस आंदोलन को चलाने के लिए, जिस आंदोलन को आप लोग समाज में करना चाहते हैं, उस आंदोलन को चलाने के लिए समाज का फर्स्ट रेट ब्रेन जो है उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। आज हमारे समाज में साथियों दो तरह के ब्रेन हैं, एक फर्स्ट रेट ब्रेन है और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन है। हम जिस समाज से आए उस समाज में दो तरह के ब्रेन हैं, एक फर्स्ट रेट ब्रेन है और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन है। ब्राह्मणों का जो नेतृत्व करने वाला जो वर्ग है, ये समाज का, उनके समाज का पहले दर्जे का ब्रेन है जो उस आंदोलन को नेतृत्व कर रहा है। जब मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस गई, 31 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल मंडल कमीशन के विरोध में बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। आज भी आप बीजेपी की, कांग्रेस की लीडरशिप उठाकर देख लो, सुप्रीम कोर्ट के अव्वल दर्जे के जो बेहतरीन काउंसिल है वो आपको वहां मिलेंगे। और हमारे जो राजनीतिक लेवल पर भी अगर हम बात देखें या वो लड़ाई लड़ने वाले लोगों को देखेंगे तो वहां हमें अपने समाज के काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने वाले इक्का दुक्का ही मिले। समाज में दो तरह के ब्रेन है साथियों, फर्स्ट रेट ब्रेन एंड फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन। आज हम जिस समाज से आए उस समाज में जो फर्स्ट रेट ब्रेन है, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बैरिस्टर्स है, एडवोकेट्स है, अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है, ये भी हमारे समाज में है। मगर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो हमारे समाज का जो फर्स्ट रेट ब्रेन है वही सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है। अगर आप समाज में जाकर चर्चा करोगे अपने अधिकारियों से, अपने जो समाज का जो पहले दर्जे का जो ब्रेन है, इससे जाकर आप चर्चा करोगे तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको इसी पढ़े लिखे वर्ग में मिलेगी। नहीं होना चाहिए। हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, जिसके पास विजन है, क्लियरिटी है, सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। मगर समाज का जो पहले दर्जे का ब्रेन है वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, निराश। इसलिए हम जब भी अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों के पास जाते, कोई नई चीज लेकर जाते तो आपको अनुभव आता होगा वो निराशा से भरे हुए लोग। और निराश लोग शासक नहीं हो सकते, निराश लोग किसी को प्रेरणा नहीं दे सकते, निराश लोग कोई आंदोलन निर्माण नहीं कर सकते। ये हमारे समाज का चरित्र बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं लोगों के माध्यम से समाज का आंदोलन चलाना चाहते थे और इसी उम्मीद से उन्होंने ये बात कही कि मेरे समाज में अगर 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर हो तो उस समाज की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो ये उम्मीद उन्होंने लगाई थी। मेरे कुछ साथियों ने ये बात बताई कि वाइसरॉय लिंगलिथन थे उस समय। उस वाइसरॉय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू जो था, इन दोनों को एजुकेशनल ग्रांट दी थी। बीएचयू जो था या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, दोनों को एजुकेशनल ग्रांट दी थी और उनको एजुकेशन ग्रांट देकर वो जो डेवलपमेंट एजुकेशन के माध्यम से उस कम्युनिटी में करना चाहते थे वो करने के लिए उन्होंने बजट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर भी वाइसरॉय को जाकर मिले और उन्होंने ये कहा कि आपने इनको दिया है, मैं भी एक समाज का प्रतिनिधि हूं, मुझे भी ये इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वाइसरॉय ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि आप कोई प्रपोजल बनाकर लेकर आओ। तो बाबा साहब ने एक लंबा चौड़ा चोपड़ा तैयार किया और वो वाइसरॉय को दिया। और देने के बाद वाइसरॉय ने बाबा साहब को कहा कि आप इन एजुकेशन से जो पैसा आपको मिलेगा इस योजना के तहत, इसका आप क्या करोगे? तो बाबा साहब ने ये बात उस समय कही कि अपने जेब से कुछ पैसा लगाकर मैं अपने समाज के कुछ नौजवानों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भेजना चाहता। उस समय साथियों जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना आंदोलन चला रहे थे, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की परिस्थिति ये थी कि केवल पूरे देश भर में 731 स्टूडेंट्स जो थे जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन ले रहे थे। 731 स्टूडेंट्स थे।
उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि मैं अपने समाज के कुछ नौजवानों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहता हूं। वायसराय को ये बात समझ में नहीं आई कि बाबा साहब अम्बेडकर आप इन गिने चुने नौजवानों को पढ़ा लिखा कर क्या कर लोगे। तो जो सोच बाबा साहब अम्बेडकर के पास में थी वो वायसराय के पास में भी नहीं थी। बाबा साहब ने उनको कहा कि आपके 50-100 ग्रेजुएट अगर आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे सामने खड़े कर दो तो मैं आपके 50-100 लोगों पर भारी पड़ जाऊंगा। वायसराय ने भी इस बात को माना, मगर वायसराय ने कहा कि भाई ठीक है, आप हायर एजुकेटेड हो, आप फॉरेन एजुकेटेड हो, मगर फिर भी आपके 10-20 लोग पढ़कर क्या होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसको कुछ समझाना चाहते थे। बाबा साहब की सोच ये थी कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने समाज को साथ में लेकर तरक्की करे। वो वायसराय को ये कहना चाहते थे कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने आप में नहीं तो अपने समाज को साथ में लेकर तरक्की करे। आम भाषा में वो कहते थे कि मुझे ऐसे लोग चाहिए। वो उदाहरण देकर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे रेल का इंजन चाहिए जो अकेला नहीं दौड़ता, अपने साथ हजारों लोगों को लेकर चलता है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो समाज को साथ में लेकर तरक्की करे, एज एन होल, एज एन गोल। बाबा साहब अम्बेडकर की ये उम्मीद थी कि ये समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो है उस रेल के इंजन की तरह जाएगा जो अपने साथ में हजारों लोगों को लेकर चलेगा, ये समाज का नेतृत्व करेगा। तो ये नेतृत्व करने की योग्यता बाबा साहब अम्बेडकर इस वर्ग में देख रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस दृष्टि से देखते थे। आरक्षण की व्यवस्था हो या बुद्धिजीवी वर्ग का जो निर्माण समाज में किया, किस लिए किया। आज किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर को जाकर आप पूछिए कि भाई आप वकील बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, कैसे बने, वो आपको फट से जवाब देगा, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया, मैंने 18 घंटे मेहनत की। उसका जवाब आपके सामने होगा कि मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दी, मैंने 18 घंटे मेहनत की, मैं मेरिट में आया। वो बकरी की तरह मैं करता रहे। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रहेगा कि उसको पढ़ने का अधिकार, क्लासरूम में बैठने का अधिकार किस वजह से मिला। मेरिट तो क्लास में बैठने के बाद शुरू होता है। पहला सवाल आता है क्लास में बैठने का। हम जिस समाज से आए हैं उस समाज के लोगों को क्लास में बैठने तक का अधिकार नहीं था। 108 साल हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, ज्योतिराव फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक 108 साल आंदोलन चला, और उस 108 साल के आंदोलन के बदौलत हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अवसर मिला। अगर ये अधिकार ही नहीं होता पढ़ने लिखने का तो हमारी परिस्थिति क्या होती। आज जो हमारे बच्चे या जो आज जो सर्विसेज में लोग हैं, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, क्या उन्हें इस बात की कोई जानकारी है कि किस आधार पर वो बने। आज हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हमारे समाज के अंदर एक क्रिमिलियर है। ये वर्ग आया कहां से? ये अपने आप पैदा हुआ? सत्य वर्तमान में बात हम लोग कर ले। यहां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकीलों की बात की है तो हर साल साथियों भारत में लगभग 92,000 एमबीबीएस की सीट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एमबीबीएस के डॉक्टर हर साल तैयार होते हैं। उसमें पीजी और दूसरे जो अलाइड जो है उनको जोड़ दिया जाए तो हर साल लगभग 1.5 लाख से ज्यादा के डॉक्टर्स तैयार होते हैं। आईआईटीज का हमारे पास इंस्टीट्यूट का इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन दर्जे का एजुकेशन आईआईटी का माना जाता है। मोटा मोटी पकड़कर चल लीजिए कि 16,500 सीटें आईआईटी की है, एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी सीटें पकड़कर चल लीजिए। 40,000 दोनों के आईआईटी एनआईटी की सीटें पकड़कर चलो। 1.5 लाख के करीब आपके यूजी और पीजी की सीटें हैं, और उतनी ही जो सेंट्रल लॉ इंस्टीट्यूट है उसकी सीटें अगर पकड़कर चलो तो हर साल लगभग 2 लाख की संख्या में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सेंट्रल के जो लॉ इंस्टीट्यूट्स है वो तैयार होते हैं। ये केवल मैंने
इंजीनियरिंग के जो आईआईटी और एनआईटी के आंकड़े उसके और एमबीबीएस के एमडी के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आंकड़े इसके साथ जोड़े हैं, सेंट्रल के जो लॉ इंस्टीट्यूट है उसके आंकड़े हमने चर्चा में लिए, मोटा मोटी 2 लाख का आंकड़ा ये। अब इसमें 15% एससी का रिजर्वेशन है, 7.5% ट्राइब का रिजर्वेशन है। 2006-7 से सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो 27% ये भी रिजर्वेशन है। तो यानी हर साल कम से कम 1 लाख डॉक्टर्स, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस और सेंट्रल लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हमारे हाईली क्वालिफाइड लॉयर्स, एडवोकेट्स तैयार होते हैं 1 लाख की संख्या में। 1 लाख की संख्या में बाबा साहब कितना कह रहे हैं? 10, 20, 30 यानी पकड़कर चल लीजिए तो केवल यह आंकड़ा 50-60 के करीब का जाता है। हर साल 1 लाख के करीब हो रहा है। आप जिसको डॉक्टर कह रहे हो, आप जिसको इंजीनियर कह रहे हो, आप जिसको एडवोकेट मान रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर इनमें आंदोलन का नेतृत्व देख रहे थे। साथियों, रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि आपको वजीफा मिले, रिजर्वेशन इसलिए नहीं लागू किया गया कि आपको कोटे की सीट मिले, रिजर्वेशन इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको कोटे से नौकरी मिले या आपको उस कोटे के आधार पर प्रमोशन मिले। इतना छोटा मकसद बाबा साहब अम्बेडकर का रिजर्वेशन देने के लिए नहीं था। और अगर रिजर्वेशन केवल वजीफा होता, रिजर्वेशन केवल एडमिशन होता, रिजर्वेशन केवल नौकरी होती, तो क्या ब्राह्मण इतना उसका विरोध करते? जान की बाजी लगाकर वो विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपके अधिकारों के विरोध में लड़ रहे हैं, तो क्यों वो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये रिजर्वेशन का असली मकसद जो है, इसका असली मकसद ये है कि इस रिजर्वेशन से समाज के अंदर रिप्रेजेंटेटिव तैयार होंगे और उसी रिप्रेजेंटेटिव से ही नेतृत्व निर्माण होगा। पहले दर्जे की लीडरशिप उस आंदोलन को चलाने के लिए यहां से पैदा हुआ। अब 1 लाख की संख्या में हर साल आपके पास मेडिकल ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, आईआईटीएस तैयार हो रहे हैं। अकेला केजरीवाल आईआईटी में पढ़ता नहीं है, हमारे अपने बच्चे भी 20,000 की संख्या में आईआईटी और एनआईटी में हर साल पास आउट होते हैं।